हाँ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम लोगों का टेस्ट हुआ था भाई। यस सर। यस सर। हाँ, कैसा हुआ? सर ठीक है। ठीक हुआ? इतना तो आसान टेस्ट था। हाँ वो भी सर, ठीक हुआ। मतलब अच्छा हुआ। कितना अच्छा! तुमने जूलॉजी में 45 में से कितने क्वेश्चन चाहिए कुछ? सर जूलॉजी में मैंने सही करे 7 गर्ल्स थे मेरे। 7 गलत कर दिए? और छोड़ हाँ कितने दिए? सर, छोड़ा नहीं था। हैं? छोड़ा नहीं था। छोड़ा नहीं था, सिर्फ गलत किए? बहुत बढ़िया, ये 38 क्वेश्चन तुमने सही किए मतलब। क्यों? 38 क्वेश्चन सही किए तुमने? शायद। यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। खुशी हुई मुझे जान के। हाँ। कितने क्वेश्चन सही किए पॉल साहब? सर काफी क्वेश्चन। काफी क्या होता है? काफी कोई नंबर है क्या? 1 2 3 4 5 6 में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काफी। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 काफी। मुझे पता नहीं है सर, उसमें काफी क्या होता है? डिटेल व्यू में मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे देखते हैं। अलग अलग बायोलॉजी के दिख रहे हैं ना उधर। बता, आंसर जब आंसर की तो आई होगी ना, तो पता लग गया होगा ना यार, ये तो मैंने ये मार्क कर दिया, इसका आंसर ये था। हाँ सर, वो देख के बता दूंगा सर। बहुत बढ़िया। मतलब सेल्फ असेसमेंट नाम की चीज ही नहीं है, पेपर दिया, नंबर आए, खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, बैठ के फिर अगले टेस्ट के लिए। सेल्फ असेसमेंट की कोई जरूरत नहीं है। क्यों अंशिका? अंशिका सकलानी। जिसको आवाज ही नहीं आ रही। अनिका गुप्ता। यस सर। कितने क्वेश्चन से करके आई तू? सर 9 क्वेश्चन गलत है। 9 क्वेश्चन गलत है? ओके। बहुत बढ़िया। अंशुम। ये अंशुम आके आके कहाँ भाग गया? जानवी। M01। लक्ष्मी नगर। सर मैंने 14 गलत किए और 8 छोड़ दिए। 14 गलत किए, 8 जो छोड़ दिए। 14 और 8 कितना होता है? 22। 22 क्वेश्चन तूने सब गलत कर दिए। और 45 क्वेश्चन का टेस्ट था। वो भी 12th का एक चैप्टर आ रहा था। नीट में 38 चैप्टर आएंगे, तो कैसे करेगा भाई? यस सर। देख, इस तरीके से तैयारी करेगा ना तू, अगर, तो तेरे लिए बहुत खराब है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तू ऐसी तैयारी कर। ठीक है। उसके बाद फिर अगले साल भी तैयारी करियो, अगले साल फिर से फीस दियो। हमें क्या, हम तो हर साल तुमसे फीस ले लेंगे। तुम ऐसी तैयारी करो, बहुत बढ़िया। 22 22 क्वेश्चन गलत करो एक एक चैप्टर के टेस्ट में। एक एक चैप्टर भी नहीं, दो दो टॉपिक में से। और फिर खुशी खुशी बताओ मुझे कि हाँ भाई, मैंने इतने गलत किए, इतने सही किए। वेरी गुड। नीरज।
नीरज आवाज आ रही है? कोई यस बात सर। नहीं, तुम्हारा माइक नहीं आ रही है आवाज नीरज? खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा माइक नहीं चल रहा, तुम मुझे मैसेज में टाइप करके बताओ कि तुम्हारे तुम्हारे 45 में से कितने क्वेश्चन गलत किए तुमने टेस्ट में। या अगली बार मैं तुम लोग का रिजल्ट लेके बैठूं। हाँ राघव, राघव A01। राघव आवाज आ रही है? नहीं दिया टेस्ट? बहुत बढ़िया, नीरज ने भी टेस्ट नहीं दिया। नहीं बढ़िया है, इट्स वेरी गुड। टेस्ट देने के लिए थोड़ा ना होता है, टेस्ट तो स्किप करने के लिए होता है। टेस्ट डे मतलब छुट्टी डे, हॉलीडे। बहुत बढ़िया। एक आध 200 और पूछ लेते हैं मार्क्स। कृतिका, A01 यमुना विहार। नहीं, A01 B01, B01 यमुना विहार। यस सर। कितने मार्क्स आ रहे बेटा? 45। सर 4 रॉन्ग किए थे और एक छोड़ दिया। 4 गलत किए और एक छोड़ दिया? पक्की यस बात? सर। क्या यस फगे सर। पेपर? नहीं सर, सही था। ठीक है। जिया चौधरी, सेम क्लास, सेम बैच, सेम पोटेंशियल ऑफ नॉलेज। जिया चौधरी, नो सर, नॉट सेम पोटेंशियल। कितने मार्क्स क्या गलत किए तुमने? सर आई स्कोर्ड लीस्ट इन जूलॉजी। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही थी। सर 10 क्वेश्चन पढ़ा था। 10 क्वेश्चन गलत ही कर दिए और छोड़े कितने? सर 4। 4 छोड़ दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमसे यही तो उम्मीद है मुझे, इसलिए तो मैं तुमको एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाता हूँ। इसलिए तो मैं गिवन क्लासेस से 2 क्लास फालतू लेता हूँ या 3 क्लास फालतू लेता हूँ, ताकि मैं तुमको अच्छे से पढ़ाऊँ और तुम एग्जाम में बेड़ा गर्क करो। दक्ष सर जी। तो मेरे 4 गलत थे और 2 छोड़ दिए। 4 गलत थे और 2 छोड़ दिए, 6 क्वेश्चन। नहीं चलेगा ऐसा। कोई है जिसने मतलब 1 2 गलत किए हो बाकी सारे सही किए हो, या सारे सही कर डाले? एनीबडी फ्रॉम द क्लास? 1 2 गलत हो गए हो सर, वो टफ क्वेश्चन था नहीं हो पाया, बाकी सब सही कर दिए। कोई है ऐसा जिसने 1 या 2 ही गलत किए हो, या 8 मैक्सिमम, चलो 3 मान लेते हैं। क्यों धनजोत? धनजोत, मैं टेस्ट दे नहीं पाई थी। टेस्ट नहीं दे पाई? यस सर। पेपर देखा था? नो सर। पेपर भी नहीं देखा? बहुत बढ़िया। आयुषी, यस सर। कितने? सर मैंने अभी देखे नहीं है। कोई उम्मीद भी नहीं है, उस कोई अंदाजा भी नहीं है? सर नहीं, एक्चुअली पेपर देने के बाद मैंने किया नहीं अभी सेल्फ असेसमेंट। किस खुशी में? सर वो स्कूल से इतना काम मिला था तो पेपर देने के बाद वहीं कर रही थी।
कितना टाइम लगता है सेल्फ असेसमेंट में? सॉरी सर। कितना टाइम लगता है सेल्फ असेसमेंट में? तो थोड़ा सा ही लगता है। और तो जिस दिन तुम्हारा टेस्ट हो उस दिन तुम्हारी और कितनी क्लासेस होती हैं? सर क्लास नहीं था, टेस्ट था। सिर्फ टेस्ट ही होता है ना? नहीं नहीं, और स्कूल फिर का। नहीं, स्कूल को छोड़ो, अभी मैं कैरियर इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से तुम्हें कितनी क्लासेस होती हैं तुम्हारी टेस्ट वाले दिन? सिर्फ टेस्ट ही होता है ना? हाँ, वैसे एक होती है और टेस्ट वाले दिन सिर्फ टेस्ट होता है। हाँ, तो उसके बाद फिर जब स्कूल का काम हो गया उसके बाद फिर रात को 10-15 मिनट बैठ के सेल्फ असेसमेंट करना जरूरी नहीं समझा था? अगले दिन कर लेती। आज का भी तो पूरा दिन था असेसमेंट के लिए। टेस्ट तो कल हुआ होगा ना? देखिए, सेल्फ असेसमेंट के बगैर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आप सुधारेंगे क्या? टेस्ट का मतलब क्या होता है? ये तो वही बात हो गई, अपने ब्लड टेस्ट के लिए गए, रिपोर्ट लेके नहीं आए कि ठीक है जो डायबिटीज है, विटामिन डी की कमी है, जो भी हार्मोन की कमी है, अब जो भी अपने आप दुकानदार को, उसको दुकानदार कह रहा हूँ, वो लैब वाले को पता चल जाएगा। तो ठीक है, हमें क्या करना है जान के कि हमारे ब्लड में क्या है? टेस्ट कराना था वो हमने करा दिया, ब्लड डोनेट करना था वो ब्लड देना था टेस्ट के लिए, वो दे दिया हमने। ऐसे ही कराते हो ना तुम लोग ब्लड टेस्ट भी, बस ब्लड दे आए, रिपोर्ट लाने की क्या जरूरत है? रिपोर्ट तो बेकार चीज है, मेन तो टेस्ट होता है। पागल बच्चे। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? हाँ दीपा, एमनोइक आवाज आ रही है? टेस्ट के बारे में आपने बताया था, एमनोइक फ्लूइड से जो सेक्स डिटरमिनेशन हो सकता है। कौन सा फ्लूइड? एमनोइक फ्लूइड की वजह से, एमनियोटिक। हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड, उसको क्या असेसमेंट को क्या बोलते हैं? किसको सर? एमनियोटिक फ्लूइड को लेके असेसमेंट करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं एनालिसिस वाले को? एमनोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, वेरी गुड। और क्या बताया था? एक दो सवाल पूछते फिर आगे बात करते हैं। चयनिका शर्मा, सर जो बेबी बॉर्न होने वाला है उसकी 2 टांगे होंगी या 1 टांग होगी, ये पता लग जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड से? हाँ सर, मतलब क्रोमोसोम में जो भी प्रॉब्लम होगी वो सब पता चल जाएगी। नहीं, मेरे को नहीं पता, मैं तुमसे इतना पूछ रहा हूँ कि जो बॉर्न बेबी है उसकी 1 टांग होगी या 2 टांग होगी, या टांग सीधी होंगे या टेढ़ी होंगी, हाथ पैर सीधे होंगे या टेढ़े होंगे, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम सीधा होगा टेढ़ा मेढ़ा होगा, ये पता चल जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड से। यस सर। बहुत बढ़िया। आर्या, आवाज आ रही है? अरे सर ने एक बात बता, सर मान लेते हैं कि एक पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में लेट्स से जो फादर है या लेट्स से जो मदर है, मदर हैंडीकैप्ड है, उसके लेट्स से दोनों हाथ ही नहीं है, ठीक है ना, 4 लिम्स नहीं है, हैंडीकैप्ड है या माल फॉर्म्ड 4 लिम्स है। नाउ शी गिव्स बर्थ टू अ बेबी, तो उस बेबी के भी हाथ नहीं होंगे? होंगे। क्यों? मदर के हाथ नहीं है तो बेबी के हाथ भी नहीं होंगे। अगर मदर का वर्टिब्रल कॉलम टेढ़ा मेढ़ा तो भाई फीटस का वर्टिब्रल कॉलम भी टेढ़ा मेढ़ा होगा। मदर का एक पैर नहीं होगा तो फिर नहीं फीटस का भी सर, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्रोमोसोम में वो नहीं होगा। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है ना, ये हाँ तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ना। यस सर।
तो फिर तुम एमिनो सिंथेसिस से कैसे बता दोगे कि किसी के हाथ पैर होंगे नहीं होंगे, या टेढ़े होंगे, या वर्टिकल कॉलम सीधा होगा या यस, उल्टा होगा? यस सर, नहीं पता लगेगा। ठीक है, तो नहीं पता लगेगा। बंद करो माइक जरा। हम एमनियोसेंटेसिस से कोई भी स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर नहीं बता सकते कि सर बड़ा होगा कि छोटा होगा, है ना, वो सब चीजें नहीं बता सकते। ठीक है ना। हम सिर्फ वही चीजें बता सकते हैं जो हम बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बेसिकली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल एबरेशंस, ये सब चीजें हम पता लगा सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ बेसिक चीजें जैसे कि फॉर एग्जांपल लंग्स प्रॉपर्ली डेवलप हुई हैं नहीं हुई हैं, उसका थोड़ा बहुत ये पता लगा सकते हैं बिकॉज ऑफ सरफैक्टेंट, कि सरफैक्टेंट का अमाउंट कितना है एमनियोटिक फ्लूइड में, उससे थोड़ा पता लगा सकते हैं। कुछ प्रोटीन मार्कर जैसे कि जैसे एक प्रोटीन है फेरिडिन प्रोटीन, ठीक है ना, फेरिडिन प्रोटीन से थोड़ा ये पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस कुछ कुछ चीजें पता लगा सकते हैं। बट हाँ, क्लियरली हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर जैसे कि वर्टिकल कॉलम का टेढ़ा मेढ़ा होना या हाथ पैर का ना होना, ये सब नॉर्मलिटीज हम एमनियोटिक फ्लूइड से पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। दीपांशु, आवाज आ रही दीपांशु? नहीं आ रही। ओके, जिया, यस सर। ये एक बात बताओ, ये कौन सी वाली लेयर है ये एम्ब्रियो की जो इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है, और कैसे? ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। हाँ, आंसर फटाफट। पता नहीं। नेहा गौर, Yes, sir. सेम क्वेश्चन। Sir, don't know. नेहा जायसवाल, उर्मिला मंडल। ये यस उर्मिला सर। मंडल के नाम से कौन स्टूडेंट है बेटा? क्या नाम है आपका? तो संचिता। अच्छा, संचिता। हाँ संचिता, सेम क्वेश्चन बेटा। सर ट्रोफोब्लास्ट। क्या क्या करती है ऐसा स्पेशल जो इम्प्लांटेशन में मदद करती है बेटा? सर वो न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड कर करके न्यूक्लियस बहुत सारे बना लेती है एक ही सेल्स में और एम्बेड कर देती है उसे। ये नया सुना मैंने कुछ। डिवाइड करती है, न्यूक्लियस बहुत सारे बनाती है, वो तो मैंने बताया था, तो सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट बनता है। लेकिन वो करता क्या है? एंडोमेट्रियम को डिग्रेड करके एम्बेड कर हाँ, देता है। अब तुमने सही बात बताई, एंडोमेट्रियम को डिग्रेड करके फिर इम्प्लांटेशन होता है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मयंक, यस सर। मयंक राजपूत, मयंक राजपूत। मयंक राजपूत के नाम से कौन है? चलिए, प्रज्ञा बताएगी बाकी आगे सवाल। प्रज्ञा आवाज आ रही है? प्रज्ञा पांडे। शुभम, यस सर। शुभम एक बात बताओ कि ये एन बाय जो, मतलब कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ब्लास्टोमर का न्यूक्लियोप्लाज्म ज्यादा होगा कि एक जाइगोट का न्यूक्लियोप्लाज्म ज्यादा होगा?
सर ब्लास्टोमर। ब्लास्टोमर का न्यूक्लियर प्लाज्म ज्यादा होगा। यस। ठीक। स्वाति, वंशिका साइकिल। राघव, आवाज आ रही है? रेयान, रेयान असलम। राज जोशी। यस सर। बेटा सेम क्वेश्चन, न्यूक्लियर प्लाज्म किसका ज्यादा होगा? ब्लास्टोमर का कि एक जायगोट का? सर ब्लास्टोमर का। सर पता नहीं सर। अमन, सर ब्लास्टोमर का। एनीबडी एल्स? किसी और का कोई दूसरा आंसर? सर दोनों का जाइगोट इक्वल का। होगा। ये सीमा नवाब के नाम से कौन है? हानिया। अच्छा, हानिया। और एक और लड़की बोल रही थी, आनिया सैफी। आनिया सैफी के नाम से कौन है? खैर, तो सही बोल रही है हानिया। आई एम हैप्पी कि हानिया ने सही आंसर दिया है। एक तुम लोग को मैंने क्या बोला था, एक जायगोट के पास कितना न्यूक्लियस है? एक न्यूक्लियस है। अब जब डिवीजन हुआ तो डिवीजन किसका हो रहा है? न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। और जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है तो कौन कौन सा फेज आ रहा है? एस फेज और एम फेज। एस फेज, एम फेज। जब एस फेज आ रहा है तो भाई जेनेटिक मटेरियल डबल हो रहा होगा, फिर डिवाइड कर रहा होगा। तो बड़ा ऐसी बात है कि क्योंकि न्यूक्लियस सबका एक जैसा है, तुम्हारे सारे सेल्स का न्यूक्लियस एक जैसा है ना, कि सबका न्यूक्लियस अलग अलग है? सबका न्यूक्लियस एक जैसा ही है। तो जितने सेल डिवाइड कर रहे हैं उनका न्यूक्लियर प्लाज्म सेम अमाउंट का है। आ रही बात समझ में? तो कोई भी ब्लास्टोमर उठा लो, ठीक है, और इधर से ये उठा लो, जायगोट का न्यूक्लियस उठा लो, ठीक है, उन दोनों का जो अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर प्लाज्म है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम रहेगा। आयुषी, यस सर। साइटोप्लाज्म किसका ज्यादा होगा, ब्लास्टोमर का कि जायगोट का? ब्लास्टोमर का कम होगा, जाइगोट का ज्यादा होगा। फैसला कर ले बेटा पहले तू। सर जाइगोट का ज्यादा होगा। फिक्सल माइंडेड। हाँ, जायगोट का ज्यादा होगा। हर बार डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म में तो डिवाइड कर रहा है। जितना डिवीजन ज्यादा होता जाएगा उतना ब्लास्टोमर का साइटोप्लाज्म कम होता जाएगा। तो कोई तुमसे पूछता है मोरुला के ब्लास्टोमर का या गैस्ट्रुला के ब्लास्टोमर का, दोनों के साइटोप्लाज्म में क्या फर्क है, तो आप बोल सकते हो कि ब्लास्टुला या गैस्ट्रुला का जो ब्लास्टोमर है उसका साइटोप्लाज्म काफी कम होगा इन कंपैरिजन टू द मोरुला का ब्लास्टोमर। तो जितना डिवीजन आगे जाएगा साइटोप्लाज्म कम हो रहा है। इंडिविजुअल ब्लास्टोमर का, किसी ने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का अगर पूछ लिया, एम्ब्रियो का पूछ लिया, तो वो सेम रहेगा, ठीक है ना, इम्प्लांट करते तक, ठीक है। ब्लास्टुला का साइज और जायगोट का साइज सेम है, मतलब पूरे जायगोट का साइटोप्लाज्म निकाल लो और एक पूरे ब्लास्टुला का साइटोप्लाज्म निकाल लो और पूरे के पूरे क्या कहते हैं जायगोट का साइटोप्लाज्म निकाल लो, दोनों का अमाउंट सेम। लेकिन एक ब्लास्टुला में सोचो कितने ब्लास्टोमर्स हैं, मान लो 64, 58 ब्लास्टोमर्स है लेट्स से, तो फिर एक ब्लास्टोमर के अंदर कितना साइटोप्लाज्म हुआ? 1/58। मतलब एक साइड जो ओवरऑल साइटोप्लाज्म का 58 हिस्से कर दो। आ रही बात समझ में? थोड़ा लॉजिक लगा लेकर जब सवाल आते हैं, नए सवाल आएंगे, एक स्टूडेंट की इंटेलिजेंस का पता
पुराने क्वेश्चन को रिपीट करने से नहीं होता। 70% क्वेश्चन, 60 से 65% क्वेश्चन रिपीटेड आएंगे। जब आपको डायरेक्ट आंसर पता होंगे, 25 से 30% क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा और वही क्वेश्चन डिसाइड करेंगे कि आपका नीट में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। 450 तक के जो नंबर हैं, 460, 470, 480, इवन 500 तक के नंबर, ये आ जाते हैं कि आपने जो क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस किए, सारे चैप्टर से सारे क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस कर लिए, तो पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन टाइप के डायरेक्ट समझ में आके वो उससे 500 तक स्कोर किया जा सकता है। लेकिन जो 500 से 600 का सफर है, 600 से 650 का सफर है, 650 से 700 का सफर है, आगे मैं नाम नहीं लूंगा तुम फिलहाल, ठीक है। तो ये 500 700 का जो सफर है ना, 200 नंबर का जो ये हेर फेर है, ये सारा कॉन्सेप्ट का है। किसका दिमाग खुल गया, किसको कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोई कौन नए क्वेश्चन पे किसकी कमांड चली। तो आई डोंट वांट एन इमीडिएट आंसर, आई डोंट वांट अ प्रॉम्प्ट आंसर, आई वांट एन एक्यूरेट आंसर। कॉम्प्रोमाइज विद द टाइम, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद एक्यूरेसी। जो 65-70% पेपर है, 60% पेपर है, जो एक बार पढ़ के सॉल्व होता है, वहां पे स्पीड बढ़ाओ। और जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, वो जो स्पीड से वहां टाइम बचाया है, उसको यहाँ पे यूटिलाइज करना होता है कॉन्सेप्चुअल वाले में। तो कॉन्सेप्चुअल वाले में जल्दी आंसर नहीं देना होगा, कॉन्सेप्चुअल वाले में सही आंसर देना होता है। चलिए आगे बात करते हैं। सर हाँ जी सर, बताइए। सर गैस्ट्रुला और मोरुला दोनों ब्लास्टुला है ना? गैस्ट्रुला है, मोरुला ब्लास्टुला। ऐसे कैसे हो सकता है? आयुषी कैसे करो, आयुषी गरिमा हिमा, ये क्या नाम है इसका, हानिया है। सर मतलब ब्लास्टोसाइट इम्प्लांट होता है। मैं तुम्हें वापस से बताता हूँ, सुन लो मेरी बात, एक आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। गड़बड़ मत करो, कॉन्सेप्ट की कैसे कर रही हो, सुनो ध्यान से। एक जाइगोट है, जाइगोट जब इनिशियली डिवाइड किया, कुछ सेल्स बने उसके, ठीक है ना, 15, 8, 16, है ना। तो वो इनिशियल वाला मोरुला है, जो अब सॉलिड बन चुका है, जो अब यूट्राइन मिल्क ले चुका है, जहाँ सेल का डिफरेंशिएशन हो चुका है कि हाँ एक ट्रोफोएक्टोडर्म, ठीक है, और एक ये इनर सेल मास के सेल्स, वो ब्लास्टुला है। और यही वो स्टेज है जो इम्प्लांट भी होती है। अब जो अंदर का जो एम्ब्रियोनल डिस्क है, इसमें जब लेयरिंग हो गई, ठीक है ना, गैस्ट्रुलेशन हो गया, मतलब एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म बन गई। जब ये तीनों बन चुकी हैं, तब मैं इसको गैस्ट्रुला बोलूंगा। तो गैस्ट्रुलेशन का मतलब ही फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स होता है। तो एंडो, मेसो, एक्टो जब बन चुकी हैं तीनों लेयर्स, तब मैं बोलता हूं कि गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट हो गया, मतलब अब इसे हम गैस्ट्रुला बुला सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो बताया था ना, जो ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील बोलते हैं, कंप्लीशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन, जब लास्ट में एक्टोडर्म बन जाती है, एंडो, मेसो फिर एक्टो, उसको गैस्ट्रुला बोलते हैं। क्लियर? सर तो जो मोरुला में 16 सेल्स हैं, उनको ब्लास्टोमर ही बोलते हैं। हाँ, ये तुमने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा मुझसे, यही मैं कह रहा हूँ। ब्लास्टोमर जो नाम है ना बेटा, वो आपने जाइगोट को 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 टुकड़े हुए, वहीं से नाम ब्लास्टोमर आ जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा हुआ तुमने पूछा मुझसे, ये स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भाई वो सोचते हैं गैस्ट्रुला का गैस्ट्रोमर, मोरुला का मोरुलोमर और ब्लास्टुला का ब्लास्टोमर। ऐसा नहीं है। मोरुला का भी ब्लास्टोमर, मतलब जो भी सेल्स क्लीवेज डिवीजन से डिवाइड होके बन रहे हैं टिल ब्लास्टुला, उन सबको हम ब्लास्टोमर कह सकते हैं। एक बार जब ब्लास्टुला बन गया, तब मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है। जब मॉडिफिकेशन हो गया, तो फिर हम बोल सकते हैं ट्रोफो ब्लास्ट के सेल्स या इनर मास के सेल्स। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक जो भी गुच्छा है सेल का, उन सबको हम ओवरऑल एक एक इंडिविजुअल सेल को ब्लास्टोमर बोल सकते हैं, ठीक है आयुषी? वो नाम से कंफ्यूजन होता है। यस सर। ओके, तो तुमको मैंने गैस्ट्रुलेशन बता दिया था, तीनों लेयर से क्या क्या बनेगा वो भी बता दिया था तुमको मैंने, एमनियन, कोरियन और ये सब बता दिया था। अच्छा, एमनियन कोरियन के अंदर याद रखना सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई पूछे आपसे तो सिंपल सा है, कोरियन प्लेसेंटा का पार्ट बनाएगा, एमनियन बेबी के अंदर आसपास फ्लूइड रखेगा ताकि वो इजीली डेवलप कर सके और उसे फ्रीडम मिले डेवलपमेंट का, ठीक है, और एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट भी वहाँ पे रिलीज कर सके, और है ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी मिले डेवलपमेंट की, मैकेनिकल शॉक से बचाए, ड्राई होने से बचाए फीटस को। ये सब एमनियन का फंक्शन है।
योग साक का कोई खास फंक्शन नहीं है, इसलिए वो धीरे 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 डिग्रेड हो जाता है। लेकिन डिग्रेड होने से पहले शुरुआत में उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं। पहला, ब्लड सेल्स का ओरिजिनेशन, HSC जो आपके हैं वहां पे ओरिजिनेट होते हैं, एंड इवन गोनाड्स के सेल्स, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, जिसे हम PGC बोलते हैं, वो भी योग सैक में ओरिजिनेट होते हैं। खैर, ये फंक्शन हो जाता है योग सैक का। उसके बाद वो रिड्यूस हो जाता है, तो योग सैक रिड्यूस होता है और उसका जो पार्टनर है एलेंटॉइड वो बढ़ता है, वो ट्यूब लाइक बन जाता है, और वो बन जाता है ट्यूब लाइक, जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इसका, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड बन जाता है और जाके जुड़ जाता है कोरियन से। ठीक है, और मतलब आप कह सकते हैं कोरियन प्लेसेंटा बना रहा है, तो कह सकते हैं कि प्लेसेंटा का पार्ट बनाता है, या प्लेसेंटा से जाके जुड़ जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। मतलब फीटस को जोड़ रहा है, फीटस को जोड़ रहा है किसके साथ? कोरियन के साथ, और ये ब्लड का कनेक्शन बन रहा है। अब अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ना, ये मैंने आपको बताया, दो आर्टरी होती है और एक वेन होती है। क्या होती है? दो अम्बिलिकल आर्टरी और एक अम्बिलिकल वेन। लेकिन यहाँ आर्टरी वेन का सिस्टम थोड़ा अलग है। यहाँ पर जो आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, और जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर रही है? कैरी कर रही है। आइए मैं आपको पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पहले आप ये डायग्राम देखो। अब आप इसमें ध्यान से देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है कि ये कोरियन के अंदर देखो, ये आप समझो कि ये एमनियन है इस तरफ, मतलब एमनियन इस तरफ है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। इसमें दो नीली वाली ट्यूब नजर आ रही है, सपोज आपको दो नीली वाली ट्यूब्स हैं, तो जो दो नीली वाली ट्यूब्स है वो अम्बिलिकल आर्टरी हैं, और जो लाल वाली ट्यूब है वो अम्बिलिकल वेन है। ठीक है, तो इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर दो आर्टरी और एक वेन होती है। अब अम्बिलिकल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है यहाँ पे। कहाँ लेके आ रही है? कोरियन के पास। ये देखिए, ये आर्टरियोज में लेके आ रही है, यहाँ पर ब्लड घूम रहा है, मतलब ये तो एक तरीके की वेन बन गई जहाँ पे ब्लड मिक्स हो गया है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो आप कैपिलरी समझ सकते हो तरीके से कोरियन के अंदर। अच्छा, कोरियन का मतलब भी ब्लड होता है। अगर आपको याद हो ना, आई की 3 लेयर्स थी। आउटर मोस्ट वॉज क्लेरा, बीच वाली थी कोरॉइड, और कोरॉइड का नाम कोरॉइड क्यों था? क्योंकि वो हाईली वैस्कुलर थी। अच्छा, और बताता हूँ तुमको, और सुनना, कोरियन वर्ड में तुम्हें पहले और भी जगह बताया है। कहाँ बताया है? ब्रेन में। जब तुमको बताया था सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो बताया था कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाने वाला कोरॉइड प्लेक्सस होता है। प्लेक्सस मतलब गुच्छा, कोरॉइड मतलब ब्लड, तो ब्लड कैपिलरी के गुच्छे को कोरॉइड प्लेक्सस बोलते हैं, जिससे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है, जो दो होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर वाला फोर ब्रेन में और पोस्टीरियर वाला हाइंड ब्रेन में। तो खैर, तो कोरियन भी इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाईली वैस्कुलर स्ट्रक्चर है। अब देखो, ये रहा मैटरनल पार्ट, ये मदर का यूट्रस है। ठीक है ना, फंक्शनल बेसालिस आप बोल सकते हो। ठीक है ना, सॉरी, डेसिडुआ है ये, मतलब कि ये यूट्रस का पार्ट है। ठीक है ना, खैर। अच्छा, अब होता ये है कि आप देखिए, अच्छा अब आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन प्लेसेंटा का टाइप क्या है, तो अलग अलग टाइप के प्लेसेंटा होते हैं, सिंडेस्मोकोरियल, एपिथेलियोकोरियल, डिपेंडिंग ऑन कौन सा वाला लेयर कोरियन के कांटेक्ट में आ रहा है। अगर एपिथेलियो आ रहा है तो एपिथेलियोकोरियल। ठीक है ना, एपिथेलियल लेयर नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू आ रहा है, तो हम सीधा बोलते हैं सिंडेस्मोकोरियल। लेकिन हम ह्यूमन के केस में कोरियन के कांटेक्ट में, ब्लड के कांटेक्ट में, कोरियन के कांटेक्ट में डायरेक्ट ब्लड आता है। डायरेक्ट ब्लड क्यों आता है? क्योंकि देखिए यहाँ पर ना ओपन साइनसेस होते हैं, मतलब यहाँ पर आके ना ब्लड खुला खुला घूमता है। देखिए आप यहाँ पर आके ना, यहाँ कोरियन में ब्लड खुला खुला घूम रहा है। ये जो पूरा रेड है ना, ये सारा का सारा ब्लड खुला खुला घूम रहा है, तो ओपन साइनसेस हैं, तो ब्लड खुला खुला घूम रहा है, और फिर यहाँ से जो भी चीजें हैं वो इजीली डिफ्यूज कर रही हैं इस कैपिलरीज के अंदर। हाँ, अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात, दिस इज इंपॉर्टेंट, कोशिश करो उसको समझने की। जो ब्लड कैपिलरी है ना, उनका अपना एपिथेलिया है, जो फीटस के ब्लड कैपिलरी है, इसलिए फीटस का ब्लड मदर के ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा। अरे बस ब्लड और ब्लड कांटेक्ट में नहीं आ रहे, क्योंकि बीच में एक एपिथेलिया की लेयर आ गई है, जो आप कह सकते हो कोरियन की है, या कह सकते हो प्लेसेंटा की है। इसलिए हम बोलते हैं कि प्लेसेंटा मदर और फीटल ब्लड में
एक बैरियर बनाती है। अच्छा, ये बैरियर कब ना होता? ये बैरियर तब ना होता जब ये कैपिलरीज भी खुली खुली घूम रही होती, इसका ब्लड भी बाहर खुला घूम रहा होता। अगर इसका ब्लड बाहर खुला घूम रहा होता तो फिर फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड आपस में अच्छे से मिक्स हो जाता। तो हम कहते हैं फीटल और मैटरनल ब्लड क्या होता है, मिक्स होता है, ठीक है ना, फिर दिक्कत हो जाती, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है। हाँ, ब्लड आसपास जरूर आ रहा है, उससे क्या हो रहा है कि आरबीसी तो नहीं, प्लेटलेट भी नहीं, लेकिन डब्ल्यूबीसी वगैरह या एंटीबॉडीज वगैरह वो चीजें एक ब्लड से दूसरे के अंदर निकल रही हैं, स्पेशली मदर के ब्लड से, ठीक है, फीटस के अंदर आ रही हैं। तो यही रीजन है कि अगर मदर के पास एंटी आरएच एंटीबॉडीज हुई तो वो यहां से सीधा निकल कर फीटस ब्लड में आ जाएंगी और फिर फीटस सर्कुलेशन का पार्ट हो जाएंगी और फीटल ब्लड को कोगुलेट कर देंगी। अगर फीटस का ब्लड आरएच नेगेटिव है, सॉरी आरएच पॉजिटिव है, तो मतलब अगर मदर आरएच नेगेटिव है तो मदर विल हैव एंटी आरएच एंटीबॉडीज, और फीटस आरएच पॉजिटिव है तो वो एंटी आरएच एंटीबॉडीज यहां से डिफ्यूज करके मदर फीटस में आके ब्लड को कोगुलेट कर सकती हैं। तो ये जो डिफ्यूजन है बेटा, ये बहुत जरूरी है। अब देखो, अब आ तो ब्लड रहा है, ये तो वैसे ही है कि जैसे आपकी कैपिलरीज के आसपास ब्लड घूम रहा हो। अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे? आप ब्लड से काफी सारा जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सब आप यहीं रिलीज कर दोगे। किसमें? इस वाले पार्ट में। अब इस वाले पार्ट से वो मदर वाले ब्लड में चला जाएगा और फिर मदर का ब्लड तो किडनी से होकर फिल्टर होता ही है, तो फिर मदर के यूरिन के अंदर से भी वो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट निकल जाएगा। इतना ही नहीं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी आप यहीं से रिलीज कर दोगे, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आ रही बात समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, जो भी चीजें आपने यहाँ से रिलीज कर दी। अच्छा, आप कुछ चीजें ले भी लोगे। सर क्या ले लोगे? जो, हाँ जी सर, ये जो राइट साइड मैटरनल साइड ब्लू और रेड ब्लड वेसल्स आ रही हैं, वो तो ब्लू वाली वेन और रेड वाली आर्टरी है ना? या अब क्या, अब दोगे क्या, अब लोगे क्या? लोगे सब कुछ जो ब्लड में है, एवरीथिंग। मतलब आप किसी चीज को मना थोड़ा ना करोगे, जो भी आना चाहे। तो अगर मदर अल्कोहल पी रही है तो अल्कोहल कंटेंट भी आएगा। मदर ने सिगरेट स्मोक किया तो जो कार्सिनोजेंस हैं वो भी आएंगे, ठीक है ना। मदर के बॉडी में कोई वायरस है तो वो भी आएगा। मदर की बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज हैं तो वो भी आएंगी, अच्छी भी आएंगी, बुरी भी आएंगी। लेकिन प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करने वाली एंटीबॉडीज सिर्फ आईजीएम होती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आईजीजी होती हैं। तो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करने वाली एंटीबॉडीज कौन सी होती है? आईजीजी। तो मदर के पास जो भी आईजीजी एंटीबॉडीज हैं वो सारी की सारी आएंगी, ठीक है ना। अब वो अच्छी भी हो सकती हैं, है ना, आपके लिए फायदेमंद भी हो सकती हैं कि मदर को ये 5 तरीके के डिसऑर्डर थे, आपकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज आ गई। अब कल को आपने पैदा होने के बाद वो डिसऑर्डर फेस किए तो आपको वो हुए ही नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज थी। तो मदर से डायरेक्टली बनी हुई एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में आ गई, अच्छी बात है। कुछ खराब भी हो सकती है, जैसे एंटी आरएच मैंने बताया भी आपको। अच्छा, तो कुछ खराब चीजें भी आ सकती हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे वायरसेस आ सकते हैं। हर्ब्स वायरस, हर्ब सिंप्लेक्स वायरस आ सकता है जी, हर वायरस आ सकता है। वायरस तो इतने छोटे होते हैं कि वो सीधा ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। बैक्टीरिया नहीं आ सकता, बैक्टीरिया के आने के चांसेस नहीं होते, बैक्टीरिया ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन हाँ, वायरसेस कैन इजिली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैटरनल सर्कुलेशन टू द फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। तो वो सब चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें भी क्या है, बहुत जरूरी है। तो मतलब प्लेसेंटा और फीटस के बीच में काफी सारा एक्सचेंज रहता है, ठीक है। आरबीसी का एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है, वो नहीं होता। इसलिए दोनों के क्या ब्लड ग्रुप्स है उनका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, जो ब्लड ग्रुप के खिलाफ एंटीबॉडीज है वो क्रॉस नहीं कर पाती बैरियर को, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। खैर, तो याद रखना, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 आर्टरी और 1 वेन है। मैं थोड़ा सा सर्कुलेशन के बारे में अगर आपको बताऊं, पहले तो मैं आपको एक दो चीज और बता रहा हूँ। हाँ सर, प्रेगनेंसी के टाइम पर एंटीबायोटिक की जो दवाइयां होती हैं उनको भी लेने के लिए मना किया जाता है। हाँ, एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होगी, सारी तो नहीं, बट हाँ स्पेसिफिक जो कुछ एंटीबायोटिक्स होंगी बहुत ध्यान से लेनी पड़ती है, क्योंकि काफी सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो ओवरऑल फीटस के डेवलपमेंट में हिंड्रेंस कॉज कर सकती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सोच समझ के मेडिसिन ली जाती है। जैसे कि एक बड़ा फेमस सा केस था थैलिडोमाइड का।
थैलीडोमाइड। अब क्या होता है, एक चीज होती है मॉर्निंग सिकनेस, मतलब कि सुबह उठ के हैवीनेस सा फील होना, चक्कर से आना, वॉमिटिंग सा फील होना, है ना, तो उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। उसको ट्रीट करने के लिए थैलिडोमाइड एक ड्रग है, बहुत पहले दिया जाता था, बहुत सालों तक देते रहे उसको। बाद में पता चला कि जो थैलिडोमाइड है, जो ड्रग है, इसका एक साइड इफेक्ट है। क्या साइड इफेक्ट है? जो मदर्स या जो प्रेग्नेंट फीमेल्स इसको ज्यादा ले रही हैं, उनके बच्चे के जो लिम्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहे। जैसे कि फोकोमीलिया मतलब लिम्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहे। एमीलिया यानी लिम्स डेवलप ही नहीं हो रहे, तो बॉडी का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं हो रहा। तो ऐसे केमिकल्स जो लेने से बॉडी का स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, जैसे अल्कोहल भी कॉज कर सकता है ऐसा कुछ, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको हम बोलते हैं टेराटोजेंस। तो टेराटोजेंस क्या है, जो पता है आपको टेराटो, जैसे टेराटो जू स्पर्म या पढ़ा था आपने कि शक्ल बिगड़ गई स्पर्म की, तो टेराटो इज शेप। तो टेराटोजेंस वो केमिकल्स हैं जो शक्ल या स्ट्रक्चर बिगाड़ देंगे फीटस का और उसके डेवलपमेंट में इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो जिसमें से एक थैलिडोमाइड भी बाद में रिकॉग्नाइज किया गया, तो आजकल ये बैन हो गया, इसको यूज नहीं किया जाता फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्निंग सिकनेस। तो बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। इसलिए आप ये बहुत ही, जैसे इंडिया में तो चलो कल्चर कम है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज के अंदर जहाँ पे फीमेल्स स्मोक एंड ड्रिंक टू मच, जहाँ पे वाइन इज वेरी कॉमन, ठीक है ना, वाइन इज वेरी कॉमन एंड अदर थिंग्स आर ऑल्सो, स्मोकिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ लेस कॉमन, बट वाइन इज वेरी कॉमन। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स अवॉइड इवन द वाइन इन द फूड, इन द बेसिक ड्रिंक, हर चीज में अवॉइड करते हैं, बिकॉज अल्कोहल कैन कॉज मेजर इफेक्ट। जैसे कि मैं आपको एक बता ही देता हूँ, जैसे कि ये तो स्मोकिंग का है, अल्कोहल का चर्च में नहीं है। अल्कोहल कैन ऑल्सो कॉज मेजर डिसऑर्डर, जैसे कि हार्ट का डेवलपमेंट में एंट्रेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, हार्ट प्रॉपरली डेवलप नहीं करेगा, और जो दांत हैं, ठीक है ना, वो छोटे छोटे डेवलप होंगे, एनामल प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि ठीक है। सो दीज कैन बी द डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय दी दिस, जैसे ये यहाँ पे डायग्राम, सॉरी ये डायग्राम दे रखा है, जैसे कि स्मॉल आई ओपनिंग्स, शॉर्ट नोज, थिन अपर लिप, ठीक है ना, लो नेजल ब्रिज, स्मॉल हेड, ठीक है ना, फिर यहाँ आई की तरफ फोल्ड्स, फ्लैट मिड फेस, दांत भी छोटे होते हैं, है ना। तो ये सब डिसऑर्डर्स कॉज हो सकते हैं अल्कोहल की वजह से, और सिगरेट की वजह से और भी ज्यादा है, ठीक है ना। जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट, मतलब कि जो पैलेट है, हार्ड पैलेट है आपका, जो माउथ के ऊपर पैलेट है, उसमें क्लेफ्ट होना, उसमें कट होना, या लिप में कट होना, ठीक है ना। और क्लब फुट, मतलब फुट का प्रॉपर्ली डेवलप करके ऐसे एकदम क्लब की फॉर्म में, मतलब मुड़ा हुआ और लिम्स आपस में थोड़े जुड़े हुए, ठीक है ना। स्टमक के डिफेक्ट्स, क्रिप्टोर्किडिज्म, हार्ट के डिफेक्ट्स, ये स्मोकिंग से हो सकते हैं। तो मतलब कोई भी चीज हार्मफुल, स्मोक एंड सिगरेट दोनों ही, सिगरेट एंड अल्कोहल दोनों ही बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। और जो फीटस के लिए बात करें तो एक सिम्टम का नाम भी है FAS, इसको बोलते हैं फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम, मतलब द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन फीटस, इसको बोलते हैं फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम। तो ये सब चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज है, जब व्हेन अ मदर इज प्रेग्नेंट या फीमेल इज प्रेग्नेंट, तो उसका एक टेस्ट होता है टॉर्च टेस्ट। टॉर्च में TO स्टैंड फॉर टॉक्सोप्लाज्मियोसिस, कहीं ये तो नहीं है मदर को, होगा तो फीटस में जा सकता है। रुबेला, C स्टैंड फॉर साइटोमेगालोवायरस, एंड H स्टैंड फॉर हर्प सिम्प्लेक्स। तो उसको बोलते हैं टॉर्च टेस्ट। आजकल एक नया है, इसमें ऐड कर दिया है, टॉर्च के साथ S लगा दिया है, तो टॉर्च टेस्ट हो जाता है, टॉर्च और साथ में S। अब S स्टैंड फॉर सिफिलिस, और सिफिलिस क्या है, किसको आइडिया सिफिलिस के बारे में, अगर किसी ने चैप्टर पढ़े हो आगे के? STD, इट इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, अच्छा आजकल STD नहीं बोलते, बुक में चेंज हो गया, इट इज STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो ये STD वर्ड यूज करना बंद कर दो, STD की जगह STI यूज करो, ठीक है। STI है, कैसे STI? इट्स अ प्रोकैरियोटिक STI। स्पायरोकिट जानते सब लोग? स्पायरोकिट, बेटा स्पायरोकिट सुना है आपने? स्पायरोकिट
नो सर। तुमने स्पायरोकीट नहीं सुना है मोनेरा के अंदर? आर के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, स्पायरोकीट। सुना है या नहीं सुना है? सर बाकी सब सुना है, स्पायरोकीट्स नहीं सुना पर। कोई बात नहीं, किसी ने नहीं सुना? नो सर। चलिए कोई बात नहीं, ये अपने बॉटनी वाले सर से डिटेल में पूछना। स्पायरोकीट्स में आपको वैसे जनरल आइडिया देता हूँ। प्रोकैरियोट टाइप का ही ग्रुप होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा अलग रहता है प्रोकैरियोट से, थोड़ा स्ट्रक्चरल वेरिएशन है, लेकिन है प्रोकैरियोटिक ही। तो ये स्पायरोकीट इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें एक स्पेसिफिक स्पायरोकीट है, ट्रिपोनीमा पैलिडियम। ये मैं लिखवाऊंगा आपको जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे। तो ट्रिपोनीमा पैलिडियम एक स्पायरोकीट है जो कॉज करता है सिफिलिस। बड़ी गंदी, बहुत ही खराब सी बीमारी होती है ये, ठीक है ना। इसे पूरी बॉडी के अंदर वो ब्लैक मतलब कि रैशेज और स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मतलब कि क्या कहते हैं उसको, पैरालिसिस वगैरह भी हो जाता है, एंड अ पर्सन डाइज अ वेरी बैड डेथ। तो सिफिलिस एक बहुत ही पुराना STI है, सिफिलिस, और बहुत ही खराब STI है, ठीक है। तो उसके लिए भी टेस्ट होता है, ठीक। तो टॉट्स एक टेस्ट है जो कराया जाता है, जो इन सब चीज़ों के लिए टेस्ट करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करके फीटस के पास जा सकती हैं। खैर आगे बात करते हैं। आगे हमारा बड़ा इंटरेस्ट आता है कि और क्या इंपॉर्टेंस है प्लेसेंटा की। अब प्लेसेंटा की एक बड़ी इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सर प्लेसेंटा ना एक, हाँ जी बोलिए। सर आपने बताया कि प्लेसेंटा और जो फीटस की वीन्स वगैरह हैं उससे उससे डिफ्यूजन होकर चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो हाँ। तो डिफ्यूजन सर होगा कैसे? वो कंसंट्रेशंस तो या तो सेम होगी या तो मदर की ज्यादा होगी। हाँ तो जैसे मदर ने खाना खाया, खाना एब्जॉर्ब हुआ, तो ब्लड में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इनका कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो वो फीटस की तरफ चले जाएंगे। सर लेकिन और नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन बेस फीड मदर में कम है। क्यों? क्योंकि उसकी किडनी फिल्टर करती जा रही है, उसकी किडनी ने फिल्टर किया, तो जो ब्लड आ रहा है वो प्योर टाइप का है। तो जो यहाँ के नाइट्रोजन वेस्ट है वहां जा रहे हैं। भाई एक बात बताओ, हमें तो एक एक पर्टिकुलर एक कंसंट्रेशन मेंटेन करनी है ना। हमें कौन सा सारा नाइट्रोजन वेस्ट निकाल देना है? मतलब मान लो, सुनो ध्यान से, कि लेट से मदर का जो नाइट्रोजनस वेस्ट का अमाउंट है, लेट से वो 10 है, ठीक है ना। उसने किडनी में गई, 25 था, क्लीन करके 10 कर लिया। फीटस का 20 है, तो दोनों का 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर फीटस नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस करेगी, फिर वो ज्यादा होगा। मदर तो अपनी किडनी से क्लियर कर ही रही है, तो फिर वो ब्लड आएगा, फिर वो वहां मूव कर जाएगा। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो मदर की तरफ से मूव करेगा, क्योंकि मदर की किडनी प्रॉपर्ली काम कर रही है। फीटस का तो किडनी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही अभी। सर लेकिन जैसे अगर किडनी से 10 के अमाउंट में अगर यूरिया निकला तो फिर फीटस के बाद वो फिर 20 हो गया, तो फिर वो तो मतलब बॉडी के लिए ज्यादा हो गया ना फिर से। नहीं समझा मैं। मतलब फीटस के ब्लड से डिफ्यूजन होने के बाद फिर से मदर के ब्लड में तो यूरिया ज्यादा ही हो गया ना। तो फिर वो किडनी में घुमा और फिर साफ हो गया। मतलब ये तो ऐसा है ना कि भाई, ये तो ऐसा हुआ ना कि तुमने नल को ऑन किया, एक बाल्टी भर रही है, एक तरफ छेद कर देते पानी आ रहा है। तो जो पानी आ रहा है वो मान लो फीटस का यूरिया है, और जो छेद से निकल रहा है वो मदर रिमूव कर रही है अपनी किडनी से। तो बाल्टी में पानी तो कांस्टेंट रह रहा है ना, कंसंट्रेशन दोनों तरफ कांस्टेंट रह रही है। ओके सर, नहीं समझी? मैं समझ गई। हाँ, तो इस तरीके से कंसंट्रेशन बैलेंस रहेगी, ठीक। ओके, अब तुम ना देखो, पता है कैसे समझो, मैं तुम्हें बताता हूँ। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, आयुषी। यस सर। हाँ, अब ये समझो, फीटस नहीं है, प्लेसेंटा को वैसे हम टिश्यू बोलते हैं, मान लो कि एक जो बेबी है, जो बेबी है, मान लो बेबी एक एक्स्ट्रा ऑर्गन हो गया मदर की बॉडी में। उसको ऐसे समझ के चलो, आ रही बात समझ में? तो जैसे स्टमक का ब्लड होता है, स्टमक के पास ब्लड आया, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट था, स्टमक के सेल से नाइट्रोजनस वेस्ट उठाया, ब्लड में डाल दिया,
ठीक है, फिर वो ब्लड गया किडनी के पास, क्लीन हुआ, फिर आ गया स्टमक के पास, स्टमक में फिर डाल दिया। अरे बस जैसे बाकी ऑर्गन भी यही काम कर रहे हैं ना, Yes, sir. क्यों? हाँ, तो बस एक फीटस को एक एक नया ऑर्गन मान के चलो, ठीक है, फिर गलती नहीं होगी। ओके, तो जैसे कि मैं बता रहा था, ये सब चीजें आपको ऐसे बहुत क्लियर हो गई हैं। आगे बात करते हैं, आगे ना हार्मोन्स के बारे में बात है। हार्मोन कुछ खास मुश्किल नहीं है। एक हार्मोन है HCG, ये आप जानते हो, ये LH के जैसा है। फिर काफी सारा प्रोजेस्टेरॉन है, काफी सारा एस्ट्रोजन है, फिर प्लेसेंटल लैक्टोजन है, ये प्रोलैक्टिन जैसा है ना। अच्छा, फिर पैराथायरॉयड हार्मोन है, ठीक है, और रिलैक्सिन है, ठीक है, और CRH है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और एक और होता है ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोफिन, ठीक है ना, वो थायरोट्रोफिन भी होता है। खैर, मैं 1 बाय 1 इस पर डिस्कस करता हूँ। मुझे कोई एक स्टूडेंट, मतलब कि कुछ 1 2 3 4 5 6 7 हार्मोन्स दिए हुए हैं, मैंने कभी ना कभी इन सबके फंक्शंस आपको बताए हैं, तो मुझे जरा एक बार के लिए ना इनके फंक्शंस नॉर्मली क्या होते हैं वो बताना, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि क्या फीटस में या प्लेसेंटा में क्या फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई है स्टूडेंट जो इस 3 और 3 6 और 1 7 7 में से कोई एटलीस्ट 5 हार्मोन के फंक्शन मुझे बता सके, 4 5 हार्मोन के फंक्शन सर बता सके एटलीस्ट। मैं बताऊं? 5 बता नहीं आप? सर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन तो LH की जगह काम करता है, कॉर्पस लुटियम को पहले मेंटेन करता ऊपर है। से शुरू हो जा, ऐसे नहीं, हाँ, ऊपर जैसे दाएं बाएं नहीं, ऊपर से पहले HCG की तरफ शुरू करते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ये LH का फंक्शन ले लेता है, हाँ, LH का फंक्शन, LH क्या कर रहा था? कॉर्पस लुटियम को मेंटेन कर रहा था। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा था, ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा था। कॉर्पस ल्यूटियम को क्यों मेंटेन कर रहा था? ताकि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता रहे और जो एंडोमेट्रियम है वो शेड ना होए। ताकि वो शेड ना होए, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब लेकिन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो अब प्लेसेंटा जब डेवलप हो जाएगा तो प्लेसेंटा काफी प्रोड्यूस करने लगेगा। यस सर। तो सर अगर ये कॉर्पस तो लुटियम फिर अब मैं डिग्रेड वही हो गया तो सुन, मैं जो सवाल कर रहा हूँ मैं सवाल कर लूँ अच्छे से, उसके बाद तुम सवाल करना। अब प्लेसेंटा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बहुत सारा प्रोड्यूस कर रहा है, यस सर। तो कॉर्पस ल्यूटियम की कोई जरूरत है? नहीं, उसको डिग्रेड होने दे। नहीं होने दे सकते। फिर दोबारा क्यों? फिर वो दूसरा जो एग है वो मैच्योर हो जाएगा। कैसे? नहीं, उसको पता तो नहीं। इनहिबिट करके रखेगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन FSH को, जब तक ये बड़े रहेंगे तब तक तो LH और FSH बढ़ ही नहीं सकते। सर नहीं आइडिया है। कोई कुछ कहना चाहे? मैं तो कह रहा हूँ कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्लेसेंटा रिलीज करवाई है, प्लेसेंटा जब डेवलप हो गया अच्छे से तो हटा दो कॉर्पस ल्यूटियम को। सर गोविंद। हाँ गोविंद। सर लेकिन HCG तो करा सकता है ना किसी न्यू एग को डेवलप? नहीं, रिसेप्टर नहीं है वहाँ पे, HCG की रिसेप्टर नहीं है। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए है, लेकिन वो LH है। एग को डेवलप कराने के लिए FSH चाहिए। LH का रोल नहीं है। LH का रोल है डेवलपमेंट, एक बार चालू हो गई तो उसके साथ सपोर्ट देना, इनिशिएशन नहीं। सर हमें प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट ज्यादा चाहिए ताकि LH और FSH के पास। काफी 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 रिलीज करता है ये, क्या नाम है इसका, प्लेसेंटा खूब रिलीज करता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करेगा? प्लेसेंटा उससे 10 गुना ज्यादा रिलीज करता है। सर एनीबॉडी किसी अगर को और कुछ बोलना हो? सर अगर क्या कहते हैं हाँ, कॉर्पस ल्यूटियम खराब वेस्ट समझो, तो सर क्या कहते हैं जितने भी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो भी तो बाहर ब्लड के थ्रू निकलने लगेंगी, वो वेगाइना के थ्रू निकलने लगेंगी, फिर फीटल बर्बाद हो जाएगा। उसको 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 मेंटेन कौन करता है? क्या सर मतलब? एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। वो तो है।
कॉर्पस लुटियम मुझे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लिए चाहिए था ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, माइक बस बंद कर लो। कॉर्पस लुटियम मुझे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लिए चाहिए था। अब क्योंकि प्लेसेंटा पूरा डेवलप जब हो जाता है तब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा रिलीज कर रहा है, तो तो जरूरत नहीं है कॉर्पस लुटियम की। तो शायद ल्यूटिन तो कॉर्पस पिगमेंट लुटियम उसकी कोई जरूरत नहीं है। पिगमेंट है, पिगमेंट की क्या जरूरत होती है भाई? पिगमेंट देखिए, पहले मैं तुमको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट और एक क्लोरोफिल पिगमेंट। हीमोग्लोबिन तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए और ये क्लोरोफिल वहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इसके अलावा जो बाकी पिगमेंट है सब सब बकवास है, ठीक है ना। जैसे आपकी मेलानिन, भाई मेलानिन पिगमेंट एक बार के लिए आपका कलर डिसाइड कर रही है और आपको मतलब कि स्किन कैंसर से बचा रही है, लेकिन मान लेते हैं सब छाँव में रह रहे हैं, तो भाई कोई काला है चाहे कोई गोरा है। अगर हम सीधा रेसिज्म की बात करें या जो रेसिस्ट की बात की जाती है, कोई काला है कोई गोरा है कोई ब्राउन है कोई पता नहीं जो भी कलर की बात की जाती है, तो कोई फर्क पड़ेगा? मतलब जैसे हार्ट फंक्शन एक काले आदमी का कर रहा है, वैसे ही हार्ट फंक्शन एक गोरे आदमी का भी कर रहा है, वैसे हार्ट फंक्शन एक ब्राउन आदमी का भी कर रहा है। तो पिगमेंट का रोल सिर्फ कलर देना है। हाँ, उसका रोल एक मॉर्फोलॉजी एक अपीयरेंस देने के लिए हो सकता है, लेकिन वो कभी भी ना कोई चीफ रोल प्ले नहीं करती। तो पिगमेंट को भूल जाओ, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुमको जो बता रहा हूँ सुनना ध्यान से, पे अटेंशन। मैं कह रहा हूँ कि प्लेसेंटा बन गया, प्लेसेंटा बन गया तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा रिलीज कर रहा है। प्लेसेंटा रिलीज कर रहा है तो मेरे को जरूरत नहीं है कॉर्पस लुटियम की, तो कॉर्पस लुटियम डिग्रेड हो सकता है, तो वो हो भी जाता है। एक बार प्लेसेंटा बनता है तो फिर धीरे धीरे कॉर्पस लुटियम डिग्रेड कर देता है। तो तब तक ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी जब तक रहेगी तब तक कॉर्पस लुटियम रहेगा, नहीं। कॉर्पस लुटियम कुछ देर तक रहता है, अराउंड लाइक लेट से कुछ फ्यू वीक्स तक रहता है। जब फ्यू वीक्स के बाद मतलब कि लेट से 1 मंथ है ना, 3 मंथ्स मान लेते हैं, जब 3 मंथ्स तक प्लेसेंटा पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है, उसके बाद कॉर्पस लुटियम इजीली क्या कर जाता है, डिग्रेड कर जाता है। इसलिए एक क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनना। 3 महीने से पहले अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल का ओवरी रिमूव कर दिया तो क्या होगा? फीमेल प्रेग्नेंट हुई, उसके 3 महीने के पहले ही या 1-2 महीने में ही ओवरी रिमूव कर दी, क्या होगा? सर एंडोमेट्रियम डिग्रेड हो जाएगी तो फीटस भी एंडोमेट्रियम डिग्रेड हो जाएगी, मतलब कि फीटस जो आधा अधूरा डेवलप्ड है वो बाहर आने लगेगा, मतलब कि स्टिल बर्थ या डेड फीटस आएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये अबॉर्शन हो जाएगा, अबॉर्ट हो जाएगी प्रेगनेंसी, सिंपल सा अबॉर्ट, प्रेगनेंसी अबॉर्ट। अच्छा, लेकिन यही अगर हमने 3-4 महीने बाद जाके ओवरी रिमूव करी तो क्या फर्क पहुंचेगा प्रेगनेंसी पे? सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लॉजिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये 3-4 महीने बाद ओवरी रिमूव भी कर दी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवरी की जरूरत क्या थी? ओवरी की जरूरत थी उसमें प्रेजेंट कॉर्पस लुटियम। अब कॉर्पस लुटियम चाहिए नहीं, प्लेसेंटा है हमारे पास, तो ओवरी रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्कियोटॉमी आफ्टर 3 to 4 months ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट कॉजेज एनी इफेक्ट। हाँ, फर्स्ट सेकंड मंथ में हो गया, फर्स्ट मंथ में हो गया तो फिर अबॉर्ट कर देगा प्रेगनेंसी को। खैर, तो HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन शुरू में रिलीज होता है, काफी रिलीज होता है, और प्रेगनेंसी को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। उसके बाद थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म इसका फंक्शन है, तो ये इसका मेन फंक्शन है कि शुरुआत के टाइम पे फर्स्ट 3 मंथ्स में कॉर्पस लुटियम को मेंटेन रखना। अगले पे चलते हैं, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्रोजेस्टेरोन जैसे पहले कर रहा था एंडोमेट्रियम मेंटेन रख रहा है कि भाई एंडोमेट्रियम का तो सारा खेल है, एंडोमेट्रियम डिग्रेड करके तो खत्म प्रेगनेंसी। तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना है टिल द बर्थ तक, उसे मेंटेन रख रहा है प्रोजेस्टेरोन। और साथ में कौन है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन वही ओवरऑल सेक्सुअल हार्मोन है और फैटी टिश्यू डिपोजिशन में हेल्प कर रहा है ना। और मतलब कि यूट्राइन लाइन, एक तो मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। और दोनों मिलके LH और FSH को रोके हुए हैं ताकि कोई नया फॉलिकल डेवलप ना करे, ठीक है। दोनों की कंसेंट्रेशन हाई है और ये क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन को भी इनहिबिट कर रहे हैं कि भाई तू भी मिल्क प्रोड्यूस ना करे। तो मतलब प्रेगनेंसी को मेंटेन रख रहे हैं, प्रेगनेंसी को स्टेबल रख रहे हैं कौन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट, प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये क्या करता है कि ये प्रोलैक्टिन जैसा है, ये मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में काम करेगा अलॉन्ग विद एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। पहला फंक्शन जब मिल जाता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के साथ। दूसरा,
ये भी मिल्क प्रोडक्शन में काम करेगा, लेकिन ऑफ कोर्स मिल्क प्रोडक्शन को हेल्प करेगा, मेमरी ग्लैंड डेवलपमेंट को करेगा, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन होगा नहीं बिकॉज ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये भी आप कह सकते हो एक तरीके से मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और मेमरी ग्लैंड को रेडी कर रहा है काफी ज्यादा मिल्क बनाने के लिए। ठीक। नेक्स्ट, पैराथायरॉयड हार्मोन और ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोफिन, HCTH। देखो HC तो याद ही रख लो, जो कोरियन से रिलीज हो रहा है वो ह्यूमन कोरियोनिक, कोरियन ऑफ ह्यूमन से रिलीज होने वाले, ठीक है ना। तो ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोफिन होता है, ठीक है। अच्छा, एक और होता है ह्यूमन कोरियोनिक मैमोट्रोफिन। अब ह्यूमन कोरियोनिक मैमोट्रोफिन अगेन मेमरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। तो मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में कौन कौन रोल प्ले कर रहा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और ह्यूमन कोरियोनिक मैमोट्रोफिन, ठीक है, वो भी काम करता है। उसके साथ देखो फीटस है, फीटस को काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए, कैल्शियम काफी ज्यादा चाहिए, तो पैराथायरॉयड हार्मोन वो भी रिलीज होता है। अच्छा, HCTH ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोफिन, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और थायराइड ग्लैंड क्या करता है? मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। तो भाई मेटाबॉलिज्म हाई चाहिए, है ना, काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो सबको मतलब फीटस को, मदर को रेडी कर रहा है कि वो फीटस को संभाल सके, तो वो भी रिलीज होता है। बॉडी में मेटाबॉलिज्म हाई रहता है मदर का, ठीक है। नेक्स्ट है रिलैक्सिन। अब रिलैक्सिन कैसा हार्मोन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिलैक्सिन, आप समझिए इस बात को, इसके दो फंक्शन है। शुरुआत का फंक्शन क्या है? एक फंक्शन क्या है? यूट्रस को रिलैक्स रखना, कि भाई यूट्रस ज्यादा मूवमेंट ना करे। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ना, उसका अपोजिट समझ लो। प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, या ऑक्सीटोसिन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है कि यूट्रस तू बाहर जा, वो यूट्रस को डिस्टेबलाइज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर रहा है कि यूट्रस तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। दूसरा, ये प्यूबिक सिम्फिसिस जो जॉइंट है उसको सॉफ्ट कर रहा है, जो पेल्विक रीजन के जो जॉइंट्स है उसको कर रहा है, सॉफ्ट कर रहा है। उसको सॉफ्ट करने से क्या होगा ना, जो फीटस है वो इजिली बाहर निकल पाएगा। मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए, जो फीटस होता है वो, ये जो कैनाल है, मतलब कि जो पेल्विक गर्डल का ये बीच वाला रीजन है, यहां से पास करता है नीचे की तरफ। तो बट ऑब्वियसली बात है कि ये वाला जो जॉइंट है, ये जितना सॉफ्ट रहेगा उतना इजीली जो फीटस है वो बाहर की तरफ क्या कर पाएगा? पास कर पाएगा। क्लियर पॉइंट? तो ये इसी कैनाल को हम बर्थ कैनाल बोलते हैं, ठीक है ना, जो सराउंडेड बाय सर्विक्स और वजाइना भी हम बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा बाहर सर्विक्स और वजाइना होता है, तो उसको हम पूरे को हम बर्थ कैनाल बोलते हैं। तो ये जो ओपनिंग है ये लूजन अप हो जाएगी, ये जॉइंट जो थोड़ा लूजन अप हो जाएगा, ताकि फीटस इजिली क्या कर सके? पास कर सके। तो ये काम किसका है बेटा? ये काम रिलैक्सिन का है, ठीक है। खैर, तो ये काम रिलैक्सिन का समझ में आ गया। नेक्स्ट है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल। पता है आपको कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, है ना, क्या कर रहा था? कॉर्टिसोल, जिसको हम कॉर्टिसोल भी बोलते हैं। कॉर्टिसोल क्या कर रहा था कि बॉडी में, ब्लड में, जैसे किसी टिश्यू को ग्लूकोज चाहिए, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाया, उस टिश्यू तक पहुंचा दिया। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाना, ये सब CRH का काम है। इसलिए जो फीमेल होती है, जो प्रेग्नेंट होती है, उसके जो यूरिन होता है उसमें ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है ना। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो CRH है वो रिलीज हो रहा है प्लेसेंटा से, और वो इम्पैक्ट कर रहा है मदर को, और मदर में ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये भी रिलीज होगा प्लेसेंटा से। तो बड़े ये सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, सारे के सारे हार्मोन्स आपको ध्यान रखने हैं। मैं वापस रिपीट करता हूँ, HCG, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसको हम HPL भी बोलते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो HPL याद रखिएगा, IPL नहीं, HPL, छोटा H बड़ा P बड़ा L, ठीक है ना, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। पैराथायरॉयड हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोफिन, HCTH, रिलैक्सिन और CRH। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है, रिसर्चर्स ने पता लगाया है, क्या देखा है इन्होंने? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखी है कि डिलीवरी के जस्ट पहले CRH का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। मतलब CRH का रोल कहीं ना कहीं पे डिलीवरी का समय डिसाइड करने में भी है।
मतलब डिलीवरी के टाइम पे सीआरएच बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, या आप कह सकते हैं जब सीआरएच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक्सेसिवली पीक करता है, तो फिर डिलीवरी होना शुरू हो जाती है। तो टाइम ऑफ डिलीवरी को भी आप मतलब कि क्या कह सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं बाय द सीआरएच। सीआरएच लेवल बहुत बढ़ गया मतलब डिलीवरी टाइम क्लोज है, यहाँ डिलीवरी होने का टाइम आ गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि डिलीवरी टाइम से भी रिलेट किया जाता है सीआरएच को, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को। कल को क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, ये डायग्राम है, ठीक है ना। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि ह्यूमन जो प्लेसेंटा है उसके 3 पार्ट्स हैं। ह्यूमन प्लेसेंटा के 3 पार्ट्स क्या हैं? बहुत सिंपल से पार्ट्स हैं। एक है डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। अरे डेसिडुआ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ह्यूमन प्लेसेंटा जो होता है ना डेसिडुअस होता है, मतलब झड़ जाता है। ये फीटस रिमूव होने के बाद ये भी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं उनके प्लेसेंटा नॉन डेसिडुअस होते हैं। नॉन डेसिडुअस मतलब जो मैटरनल पार्ट है प्लेसेंटा का, फीटल पार्ट तो आएगा ही बाहर, जो मैटरनल पार्ट प्लेसेंटा का है वो वाला पार्ट रिमूव नहीं होता, सिर्फ फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा होता है रिमूव होता है। मैटरनल पार्ट यानी एंडोमेट्रियम का कोई भी हिस्सा रिमूव नहीं होता, उसको हम बोलते हैं नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटा ऐसा नहीं है, ह्यूमन प्लेसेंटा डेसिडुअस है। जो जहां पे मदर इम्प्लांटेड था एंडोमेट्रियम में, पूरा एंडोमेट्रियम रिमूव होगा, वो एंडोमेट्रियम का पार्ट रिमूव होगा, इसलिए ह्यूमन का प्लेसेंटा इज डेसिडुअस प्लेसेंटा, ठीक है ना। अच्छा, इसका एक और होता है, जैसे कॉन्ट्रा डेसिडुअस भी होता है। तो एक होगा डेसिडुअस, एक हो गया नॉन डेसिडुअस, एक हो गया कॉन्ट्रा डेसिडुअस। कॉन्ट्रा डेसिडुअस एक अलग ही लेवल है, उसमें सिर्फ फीटस रिमूव होता है। इवन फीटस का जो पार्ट है ना, यानी कोरियन का जो पार्ट है, जो प्लेसेंटा का पार्ट है, वो भी रिमूव नहीं होता। वो भी रिमूव होते होते तक रीएब्सॉर्ब हो जाता है बॉडी में ही, मतलब कुछ नहीं छोड़ना फीटस के अलावा मदर ने, तो उसको बोलते थे कॉन्ट्रा डेसिडुअस। तो खैर इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके तो बस ये जरूरी है जानना कि ह्यूमन प्लेसेंटा इस डेसिडुअस टाइप ऑफ प्लेसेंटा, उसमें जो मदर का पार्ट है प्लेसेंटा का वो रिमूव हो जाएगा। और उसके 3 पार्ट्स है, एक तो कैप्सुलैरिस है बेटा। कैप्सुलैरिस वो वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं जहां पर आप कह सकते हैं इम्प्लांटेशन हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, एक है डेसिडुआ बेसालिस, मतलब आप ये समझो कि जैसे ही एम्ब्रियो इंसर्ट हुआ, तो जहां वो इंसर्ट हुआ उसके ऊपर वाला पार्ट, भाई इंसर्शन मान लो यही हुआ होगा ना, यही रही होगी ट्रोफैक्टोडर्म इस तरफ, तो ये वाला पार्ट क्या हुआ? डेसिडुआ बेसालिस। जो पीछे वाला पार्ट हुआ वो गया डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। अच्छा, यूट्रस का ऐसा भी थोड़ा पार्ट होगा जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा इम्प्लांटेशन में, जो काफी दूर होगा, जो इम्प्लांटेशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसको हम बोलते हैं डेसिडुआ पैराइटालिस। तो 3 है, कैप्सुलैरिस, बेसालिस और तीसरा पैराइटालिस। मतलब आप इमेजिन करो इस तरीके से कि जिस तरफ कोरियोनिक विलाई है, अभी कोरियोनिक विलाई क्या होते हैं मैं समझाता हूं आपको, आई जस्ट एक्सप्लेन यू। देखो, जो ह्यूमन प्लेसेंटा होता है ना, वो कैसा होता है? वो शुरू में मान लो ये फीटस है, ये फीटस हो गया, और लेट से ये पूरा का पूरा एमनियन वगैरह हो गया। अब उसके बाद लेट से कोरियन हो गया। अब जो कोरियन है ना बेटा, वो एक तरफ से इस तरीके से ऐसे बड़े बड़े विलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम बोलते हैं कोरियन के विलाई, यानी कोरियोनिक विलाई, ठीक है ना। ये होते कोरियोनिक विलाई। तो इस तरीके के प्लेसेंटा को हम बोलते हैं मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा। तो ह्यूमन प्लेसेंटा मेटाडिस्कॉइडल है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है एक लोकेशन पे, यानी कोरियोनिक विलाई है, तो क्या बोलते हैं? मेटाडिस्कॉइडल। अच्छा, ये डिस्कॉइडल काट लीजिएगा, हमेशा से मेटाडिस्कॉइडल नहीं होता, जब डेवलप करता है तब ये डिफ्यूज टाइप होता है। जब प्लेसेंटा बनता है तो डिफ्यूज टाइप होता है, बाद में मेटाडिस्कॉइडल बनता है। मैं समझाता हूं, समझिएगा। जब शुरू में प्लेसेंटा बना, यानी कोरियन बना, मैं कोरियन की बात कर रहा हूँ, शुरू में कोरियन बना तो पूरे कोरियन में छोटे छोटे विलाई होते हैं। तो मतलब इस तरीके का प्लेसेंटा होता है, छोटे छोटे विलाई, और बीच में ऑफ कोर्स फीटस, एंड ऑफ कोर्स बाहर की तरफ एमनियन।
ठीक है, तो इस तरीके का प्लेसेंटा होगा। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली क्या होता है, इनमें से कुछ विलाई, है ना, कुछ विलाई बड़े बड़े हो जाते हैं, इनको बोल देते हैं हम कोरियोनिक विलाई। जो बड़े बाकी अभी भी ऐसे रहते हैं, हल्के 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 छोटे छोटे विलाई। तो ये है एक्चुअल रूप ह्यूमन प्लेसेंटा का। ये हो गया एमनियन और ये हो गया एम्ब्रियो, ठीक है। और आप समझ लो ये हो गया बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड, ये हो गया। तो ये रेड वाली अम्बिलिकल कॉर्ड हो गई, ब्लू वाला हो गया एमनियन और बाहर हो गया कोरियोनिक विलाई। तो ये जो पहले मैंने डायग्राम बनाया नंबर 1, ये है डिफ्यूज टाइप, डिफ्यूज, ठीक है, इसको काट लेना, ये गलत है, डिस्कॉर्डल गलत है। फिर डिफ्यूज के बाद ये जो अगला बनाया बेटा ये हो गया मेटा डिस्कॉर्डल। तो पहले डिफ्यूज होता है, बाद में मेटा डिस्कॉर्डल बन जाता है। अच्छा, मैंने ये भी बता दिया था आपको, ये बताया था कि प्लेसेंटा में कोरियन और ब्लड आपस में मिल रहे हैं, तो नाम क्या हो गया, हेमोकोरियल प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा की दूसरी प्रॉपर्टी कैसी है, हेमोकोरियल। तीसरी प्रॉपर्टी कैसी है, डेसिडुअस। जब ह्यूमन प्लेसेंटा की 3 प्रॉपर्टी याद रखिएगा, एक्स्ट्रा में है लेकिन इंपॉर्टेंट है, डेसिडुअस, हेमोकोरियल एंड मेटाडिस्कॉइडल टाइप ऑफ प्लेसेंटा। इतनी बातें आप याद रखेंगे। क्यों, हर एक मैमल का ऐसा नहीं होता, ठीक है, मैमल टू मैमल वेरी करेगा। तो वही मैं आपको समझा रहा था। अब आप यहाँ पे डायग्राम देखो ध्यान से, अब आप ध्यान से देखो, आपको साफ दिख रहा है पूरे डायग्राम में कि छोटे छोटे विलाई हर जगह है। पहले सब में छोटे विलाई रहते, बस ये टॉप में डिस्क लाइक विलाई कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा। खैर, साथ में और क्या डायग्राम में क्या है, मैंने आपको तीनों तरीके की वो बता दी, क्या कहते हैं, ये लेयर्स बता दी एंडोमेट्रियम की, पैरेटालिस, कैप्सुलरिस एंड बेसालिस। अच्छा, मैं आपको इमेजिन करने के लिए बता रहा था, इमेजिन करना कि जिस तरफ कोरियोनिक विलाई है, जहां इम्प्लांटेशन हुआ है, वहां पे रहेगा आपका डेस्डुआ बेसालिस। मतलब आप कह सकते हो, सुनना जानते हैं, आप कह सकते हो कि यू कैन से कि एंडोमेट्रियम, या आप कह सकते हो मायोमेट्रियम और फीटस के बीच में जो लेयर है यूट्रस की, वो हो गई आपकी डेसिडुआ बेसालिस, ठीक। अच्छा, और क्या कह सकते हैं हम, और ये कह सकते हो कि उसके अपोजिट साइड में जो लेयर है वो डेसिडुआ कैप्सुलरिस है। और जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही, जो नॉन पार्टिसिपेटिंग है, ठीक है, वो क्या हो गई आपकी, वो डेसिडुआ पैराइडालिस हो गई, ठीक। ओके, डेसिडुआ पैराइडालिस हालांकि पार्टिसिपेट नहीं कर रही लेकिन रिमूव हो गई, इसलिए नाम डेसिडुआ है, ठीक। ओके, आगे बात करते हैं। आगे क्या कॉन्सेप्ट है, आगे कॉन्सेप्ट ये है कि एक चीज आपको नजर आ रही है यहाँ पे, वो ये है द योक सैक, ठीक है। ये छोटा सा योक सैक है, योक सैक रेड्यूस हो गया है, अम्बिलिकल कॉर्ड बड़ी हो गई है। इसका बेहतर डायग्राम आपको यहाँ नजर आता है एनसीईआरटी में। ये एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी ने क्या क्या दिखा रखा है, एनसीईआरटी ने दिखा रखा है प्लेसेंटल विलाई, यूट्रस की कैविटी। अब मैं आपको लेयर भी बता सकता हूँ, मैं यहाँ बताता हूँ आपको बेटा। ये वाली है डेसिडुआ कैप्सुलरिस, है नहीं, डेसिडुआ बेसालिस। ये जो रेड वाली डेसिडुआ क्या हो गई, बेसालिस। ब्लू वाली नीचे कैप्सुलरिस। और ये वाली जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही, मैं कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन वाली, ये वाली जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही, ग्रीन वाली, ये डेसिडुआ पैराइटालिस। ना सपोज आपको क्लियर हो जाएगा कि जो रेड वाली है दैट इज डेसिडुआ बेसालिस, जो ब्लू वाली है दैट इज डेसिडुआ कैप्सुलरिस, और जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही ग्रीन वाली दैट इज डेसिडुआ पैराइटालिस। क्लियर। अच्छा, ये एम्ब्रियो है, देखिए आपको। फिर अम्बिलिकल कॉर्ड है, वही पता है आपको, 2 आर्टरी और 1 वेन, ठीक। और ये छोटा सा योक सैक दिखा रखा है, बहुत बढ़िया।
और बस, और एक आखिरी लेबलिंग और है नीचे की तरफ, प्लग ऑफ म्यूकस, ये इंपॉर्टेंट है। प्लग ऑफ म्यूकस क्या है कि देखो जो सर्विक्स है ना, सर्विक्स के अंदर ग्लैंड्स हैं। इकलौता नॉन ग्लैंडुलर जो ऑर्गन है वो वेजाइना होता है। वेजाइना में कोई ग्लैंड्स नहीं होते, बाकी यूट्रस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, हर जगह ग्लैंड्स रहते हैं। तो सर्विक्स के जो ग्लैंड्स हैं वो काफी ज्यादा म्यूकस रिलीज करते हैं। ये म्यूकस इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि एक प्लग की फॉर्म में, एक रुकावट की फॉर्म में यहाँ पर हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि बाय चांस कोई स्पर्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यूट्रस में आना भी चाहे तो भी वो नहीं आ सकता, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सर्विकल प्लग। ठीक है। अब प्रेगनेंसी के एंड में क्या होता है कि एमनियोटिक कैविटी बर्स्ट कर जाती है। एमनियोटिक कैविटी बर्स्ट करती है, जो फ्लूइड है ये सर्विकल प्लग डिसॉल्व हो जाता है, और जो फ्लूइड है वो फ्लूइड थ्रू द वेजाइना बाहर आ जाता है। ठीक है ना, जिसको हम वाटर ऑफ द लेबर भी बोलते हैं, लेबर वाटर भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो लेबर वाटर का मतलब क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड जो बाहर आने लग जाता है। मतलब ये टाइम आ गया कि फ्लूइड बाहर आ गया, एमनियन रप्चर कर गया है, अब फीटस भी क्या आएगा, बाहर आएगा। ठीक है ना। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो सबको रोक के रखा हुआ है, सब कुछ रोक के रखा हुआ किसने, सर्विकल प्लग ने। ये म्यूकस का प्लग रहता है। ठीक है, ये लेबलिंग ध्यान रखिएगा। क्लियर पॉइंट, आगे बात करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी ऑलमोस्ट। अच्छा, डेवलपमेंट की बात करते हैं। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, एक बार के रुकिए जरा। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस सर। अब देखिए, कुछ चीजें ना हम यहाँ एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी से बता रहा हूँ। ये वाला जो पैराग्राफ है ना बेटा, ये वाला पैराग्राफ, ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ आपको याद करना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको बता दूंगा लास्ट, ये लैक्टेशन आपको बता चुका हूँ, पार्चुलेशन डिस्कस करेंगे। ये वाला पैराग्राफ आपको याद रखना है, इसमें ये वाला पैराग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे। ये पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि फीटस किस किस तरीके से कौन कौन सी स्टेज में डेवलप करता है। देखो, ह्यूमन जो गेस्टेशन पीरियड है वो इन टोटल 9 मंथ्स का है। ठीक है, ऑलमोस्ट 36 to 38 वीक्स, 36 to 38 वीक्स। अब इन 9 मंथ्स को मैंने 3 मंथ्स को एक एक ट्राइमेस्टर में बांट दिया। भाई ट्राइमेस्टर मतलब 3 पार्ट्स कर दिए। तो एक ट्राइमेस्टर में कितने मंथ्स है, 3 मंथ। तो 3 ट्राइमेस्टर हो गए, फर्स्ट 3 मंथ्स, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 3 ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी को बांटा गया है। मतलब आप कह सकते हो 265 डेज होते हैं। मतलब 265 डेज, अब डेज में बात करें तो 265 डेज, 36 to 38 वीक्स, 9 मंथ्स, 3 ट्राइमेस्टर की क्या रहती है, प्रेगनेंसी। तो मैंने आपको ट्राइमेस्टर के टर्म में बताया 3, मंथ्स में 9, डेज में 265 और वीक्स में 36 to 38 वीक्स। अब क्या क्या डेवलप होता है, देखिए सबसे पहले डेवलप होने वाला स्ट्रक्चर हार्ट होता है। पहले ही मंथ के अंदर जो है हार्ट डेवलप कर जाता है, और मतलब डेवलप कर जाने का मतलब डेवलप होना शुरू हो जाता है। पूरा तो वो 3-4 महीने बाद डेवलप होगा कंप्लीट, लेकिन शुरुआत में एक ट्यूब बन जाती है। उस ट्यूब में पेस मेकर पेस बनाने लगता है, हार्ट बीट करने लगता है। तो एक ट्यूब आ जाती है, ठीक है ना, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल टाइप की एक ट्यूब, और सिंपल फिश जैसा हार्ट बन जाता है, और उसमें बीटिंग आ जाती है। तो आप हार्ट बीट सुन सकते हो फर्स्ट मंथ में ही। ठीक है ना। सेकेंड मंथ तक आप क्या देखते हो कि फीटस के लिम्स डेवलप कर जाते हैं। ठीक है ना, मतलब कि उंगलियां, पैर वैर, लिम्स एंड डिजिट्स, ठीक है ना, ये सब डेवलप कर जाएंगे बाय द सेकेंड मंथ ओनली। फिर जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो, मतलब 3 महीने जब खत्म हो गए, ठीक है ना, तब मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप कर चुके होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी।
डेवलप कर रहा है, तो सिस्टम्स वगैरह डेवलप करना और सिस्टम डेवलप करना क्या होता है, शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इतना ही नहीं, फर्स्ट टाइम 3 महीने खत्म होने तक, ठीक है ना, लिम्स भी प्रॉपरली डेवलप हो चुके होते हैं और एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी विजिबल हो जाता है। मतलब आप ना अल्ट्रासाउंड करके तीसरे मंथ में बता सकते हो, ठीक है, कि मेल है या फीमेल है चाइल्ड। तीसरा मंथ मतलब कितने हफ्ते हो गए, करीब करीब हो गए 12 हफ्ते, 12 वीक्स, ठीक है ना। और 12 से लेके 20 वीक्स तक अबॉर्शन सेफ होता है। तो लोग पहले 12-13 हफ्ते को वेट करते थे पता लगाने के लिए कि मेल है फीमेल है, अल्ट्रासाउंड से पता लगाते थे। और उसके बाद जिसे हम सोनोग्राफी कहते हैं, भाई साउंड यूज हो रही है, ठीक है, सोनोग्राफी टेक्निक से पता लगाते थे मेल है फीमेल है, और फिर फीमेल फिटिसाइड भी करवाया जाता था। खैर, तो वो अलग चीज़ें। तो बाय द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सटर्नल जेनेटली में क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। ठीक है। अब 3 महीने बीत गए, 5वें महीने के दौरान ड्यूरिंग द 5th मंथ आप क्या ऑब्जर्व करोगे, फीटस की मूवमेंट थोड़ी थोड़ी, भाई पैर हाथ पैर डेवलप कर चुके 3rd मंथ में, और 5th मंथ तक थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होगी, जो मदर को फील होगी कि फीटस अपना लेग मूव कर रहा है, हैंड मूव कर रहा है। मतलब लिम्स और डिजिट्स की जो मूवमेंट है वो ऑब्जर्व की जा सकती है ड्यूरिंग द 5th मंथ। ठीक है। अच्छा, हेड पे हेयर, सर पे बाल आना, वो भी 5th मंथ में क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व की जा सकते हैं। जब 6 महीने खत्म हो जाएंगे आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ 6 मंथ्स, 5वां महीना खत्म हुआ, 6वां महीना खत्म हो गया, तब आप बॉडी पे बहुत सारे हेयर ऑब्जर्व करोगे। और इस बॉडी के बहुत सारे हेयर को हम बोलते हैं लैन्यूगो, LANUGO, लैन्यूगो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। और देखो, बॉडी पे बहुत सारे हेयर 6th मंथ में एंड में ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। लेकिन जब बेबी बॉर्न होता है तो क्या उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं? नो सर। है, जब बेबी बॉर्न होता है तो क्या नहीं होता है? इसका मतलब उसके जो बॉडी के जो बहुत सारे हेयर हैं वो रिमूव हो गए, मतलब बॉडी के हेयर आए और हेयर रिमूव हो गए। अब देखो, इस बात पे ना एक साइंटिस्ट हुआ करते थे बड़े इंटरेस्टिंग, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने क्या बोला, एक बायोजेनेटिक लॉ दिया। उन्होंने बोला कि देखो, जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखते हैं ना तो हमें इवोल्यूशन का पता चलता है। उन्होंने बोला कि एक ह्यूमन बेबी के अंदर बहुत सारे हेयर का आना एक तरीके से इस बात का प्रूफ है कि हम ऐसे एनिमल से इवॉल्व हुए जिनकी बॉडी में पहले बहुत सारे हेयर थे। जैसे पता ही हमको कि ड्रायोपिथेकस की बॉडी में बहुत सारे हेयर आ करते थे, ऐसे एंसेस्टर्स थे हमारे। और स्लोली ग्रेजुअली कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में हेयर लॉस हो गए। तो वही चीज डेवलपमेंट में भी दिख रही है कि पहले हेयर आ रहे हैं फिर क्या हो रहे हैं, डिग्रेड हो जा रहे हैं। ठीक है ना। तो दैट इज रिलेटेड टू बायोजेनेटिक लॉ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैकेनिज्म है कि हेयर आते हैं और रिमूव होते हैं। दिस इज अ प्रूफ कि हम ऐसे एनिमल से जिनके बॉडी में क्या रहते हैं, बहुत सारे हेयर रहते हैं। खैर, आई लिड सेपरेट हो जाते हैं, आई लैशेस फॉर्म हो जाते हैं। आई लैशेस समझते हैं ना, पलकें। ठीक है। तो पलकें बन जाती हैं आफ्टर द 6 मंथ, बन चुकी होती हैं, और आई लिड सेपरेट हो जाती है। अब आई लिड सेपरेट होने का क्या मतलब है? आई लिड सेपरेट होने का मतलब है कि आपके जो अपर आई लिड है, ठीक है ना। अब आईलिड क्या है? आपकी आंखों का ढक्कन, जो आप बंद कर ले तो आंखें बंद हो जाती हैं, खोलते तो आंखें खुल जाती हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये जो आई का ढक्कन है, आईलिड, ये 2 होते हैं, लोअर और अपर। अब अपर आईलिड आपका मूवेबल है, लोअर आईलिड उतना मूवेबल नहीं है। लोअर आईलिड थोड़ा ही मूव करता है। अब आप अपनी आंखें बंद करते हो तो अपर और लोअर आईलिड दोनों आईलिड्स आपस में जुड़ जाते हैं, और दोनों आईलिड जुड़ने से आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। अब जो बेबी होता है उसमें जो आईलिड का फॉर्मेशन है वो ऐसा होता है कि दोनों आईलिड आपस में जुड़े रहते हैं, कंप्लीटली बंद रहते हैं। मतलब बच्चे की आंखें 5-6 महीने तक बंद ही रहती हैं। 6 महीने बाद आईलिड सेपरेट हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से आंखें खुलने लगती हैं। मतलब आफ्टर द 6 मंथ्स आंखें थोड़ी सी खुल जाएंगी, या जो आईलिड का जो गैप है, जो जॉइंट है, वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब आईलिड सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है ना। और ऑफ कोर्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑर्गन का, बॉडी का हो चुका होता है 6 मंथ तक। लास्ट 3 मंथ में जो फीटस है उसमें सिर्फ ओवरऑल जो ऑर्गन्स बन चुके हैं उन्हीं की ग्रोथ होगी। और हाँ,
एक ब्रेन का ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो पैदा होने के बाद भी होता रहता है, ठीक है। इसीलिए जो ह्यूमन बेबी बॉर्न होता है वो काफी कह सकते हैं नाजुक कली होता है, ठीक है। कि जरा सा कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे कि बड़ा बेसिक सी चीज है कि व्हेन अ डॉग बेबी इज बॉर्न वो चलने लगता है। काउ बेबी इज बॉर्न वो चलने लगता है। आप डॉग के बेबी को उठा के पानी में फेंक दो, वो तैर भी लेगा, ठीक है। नया नया पैदा हुआ बेबी, ठीक है, कुछ ही टाइम में, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि इनमें गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है। ह्यूमन का गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होना चाहिए था, ब्रेन उसका पूरा डेवलप करना चाहिए था, फिर वो बाहर आना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हम लोग अपने पैरों पर खड़े हुए, और जब हम अपने पैरों पे खड़े हुए वी स्टार्ट स्टूड एट अवर, हमने पैरों पे खड़े हुए तो हमारा पोस्चर बदल गया। अब जब पोस्चर बदल गया तो जो हिप वाला रीजन है, जो पेल्विक रीजन है, वो उतना ब्रॉड नहीं रहा, और हम बड़े बड़े हेड वाले या वेल डेवलप्ड हेड वाले बेबीज को का बर्थ नहीं कर सकते थे। इसीलिए मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, बहुत ज्यादा है ह्यूमंस के अंदर। अब देखिए, a cow can give birth, a chimpanzee can give birth to another chimpanzee, a cow can give birth to a calf। नॉर्मली बर्थ दे देते हैं, वहाँ पे कोई असिस्टेंस नहीं होता, कुछ नहीं होता, जंगल में भी बर्थ दे देते हैं, कोई हेल्प वाला नहीं होता, और मदर्स डू नॉट डाई। लेकिन ह्यूमंस के अंदर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसका रीजन वही है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो गए, पेल्विक रीजन नैरो हो गया है, हेड ब्रॉड हो गया है, ठीक है भाई। इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हेड की कैपेसिटी बढ़ी है 400 सीसी 500 सीसी से 1400 सीसी बढ़ी है, मतलब हेड बड़ा हुआ है, बॉडी ओवरऑल है ना बड़ा हुआ है, और पेल्विक रीजन नैरो हो गया है, तो जिसकी वजह से मैटरनल मोर्टालिटी क्या हो गई है, बड़ी ज्यादा इंक्रीज कर गई है। इसलिए सिसेरियन यानी सर्जिकल डिलीवरी के रीजन क्या हो गए हैं, ज्यादा बढ़ गए हैं, केसेस भी बढ़ गए हैं, ठीक है ना। तो खैर वो सब अलग चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रेन तो धीरे धीरे डेवलप होता रहता है, पैदा होने के 4-5 साल तक डेवलप होता रहता है, ठीक है। इसके अलावा बॉडी के जो बाकी ऑर्गन्स है वो डेवलप कर चुके होते हैं 6 मंथ्स तक, और लास्ट 3 मंथ्स में सिर्फ उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। अच्छा, ये एक बड़ा ही मिथ है कि लोग क्या बोलते हैं कि व्हेन अ फीमेल इज लाइक 6 मंथ प्रेग्नेंट या 7 मंथ प्रेग्नेंट, ठीक है ना, जब पता चल जाता है एक जब प्रेगनेंसी डेली ऑब्जर्व होने लगती है, तब लोग ज्यादा ख्याल रखते हैं कि भाई ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत करो, वहाँ मत करो, व्हाटएवर इट इज। तो वो इलॉजिकल है, क्योंकि तब उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दैट टाइम मदर कैन इजीली रोम अराउंड, ठीक है ना, डू इवन एक्सरसाइजेस, ठीक है ना। बट ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत इज ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स। फर्स्ट 3 मंथ्स आर वे मोर क्रूशियल देन लास्ट 3 मंथ्स, क्योंकि शुरू के 3 महीने में फीटस इनिशियली डेवलप कर रहा है। अब जब वो इनिशियल डेवलपमेंट के स्टेजेस में जरा सी दिक्कत, छोटी सी दिक्कत भी शुरू के 3 मंथ्स के अंदर बड़ी समस्या के रूप में बाद में बाहर आ सकती है। और जब एक बार फीटस डेवलप कर गया, 6-7 मंथ्स का हो गया, फिर तो प्रीमेच्योर डिलीवरीज भी होती हैं। 7 मंथ के बाद तो वैसे भी बेबी प्रीमेच्योर भी कई बार पैदा होते हैं, थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट 3 मंथ्स आर ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, फर्स्ट 3 मंथ्स आर ऑफ लाइक मोर इम्पोर्टेंस। लेकिन ये एक लॉजिकल जो मिथ है सोसाइटी में फैली हुई है, वो नहीं, वो गलत है, ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी का डाउट है तो मुझे बता दीजिए। सर मुझे कुछ पूछना था। सर पूछो। मेसोडर्म, सर जो जर्म लेयर्स डेवलप होती है वो पहले एंडोडर्म, मेसोडर्म और फिर एक्टोडर्म होती है ना? यस